द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ गोवा से शरीक गुफ्तगू हैं अभिषेक मिश्रा जी। मिश्रा जी एसोसिएट प्रोफेसर हैं इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च। मिश्रा जी, सबसे पहले तो ये बताइएगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में, और लीगल एजुकेशन जो है इंडिया में उसको काफ़ी स्ट्रीमलाइन किया गया है और अब बहुत सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आके टैलेंट हंट करती हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में। उसके बाद हम कश्मीर पे बात करेंगे। थैंक यू शकील सर, आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो पे और मैं हमेशा ही आपका बड़ा शुक्रगुजार रहूँगा क्योंकि आपसे ही बहुत कुछ सीखा है मैंने और यहाँ आज मैं बैठा हूँ तो आपका इसमें बहुत बड़ा रोल है, बल्कि आप ही का रोल है। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट थैंक यू सो मच। आई एम ग्लैड यू हैव बिकम अ सेलिब्रिटी इन पाकिस्तान. So many YouTubers, they contact you and they interview you. So that's a good achievement. Thank you so much. I hope I'm resonating for all the good purposes. Yes. तो सर मैं ये इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च इन गोवा, इट्स अ प्रीमियर इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि प्रीमियर बॉडी है फॉर रेगुलेशन ऑफ प्रोफेशन ऑफ एडवोकेट्स इन इंडिया, and also licensing between as a licensing institution between Supreme Court and the Ministry of Justice. तो उनके ही ये उनका ब्रेन चाइल्ड है, हमारे जो वो हैं ऑनरेबल चेयरपर्सन मिस्टर मनन मिश्रा जी, और मेरे गुरु जो है श्री श्रीनाथ त्रिपाठी जी। तो इन लोगों ने मतलब इसको कंसेप्चुलाइज किया और श्रीनाथ त्रिपाठी जी ने मुझे कहा कि आपको यहाँ पे एक अच्छा है, आप आइए पढ़ाइए। और चूंकि वो मेरे गुरु हैं, मेरे आदरणीय हैं, तो पूजनीय हैं, तो मैंने उनकी सलाह ली और फिर मैं पहले आपको पता ही है मैं ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में था, वो छोड़ के मैं फिर यहाँ आ गया। इस यूनिवर्सिटी को बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो बहुत ऊंचाइयों पे ले जाने की कोशिश कर रही है एंड दे आर प्रोवाइडिंग जिसे कह लीजिए वर्ल्ड्स बेस्ट एजुकेशन, वर्ल्ड्स बेस्ट रिसर्च इन्वायरमेंट, और भी जितनी तरीके की फैसिलिटी जो हो सकती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसको अटेम्प्ट कर रही है कि आने वाले 5-6 सालों में ये न सिर्फ इंडिया बल्कि वर्ल्ड में भी एक अच्छी इसकी रैंकिंग हो, एक अच्छी स्टैंडिंग हो। एंड इसी सिलसिले में हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि जी लीगल एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो इंडिया में और भी बढ़े, वो इंटरनेशनल हो, सिर्फ इंडियंस ही बाहर ना जाए बल्कि बाहर से भी लोग इंडिया में आए। और इसी दिशा में ये यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया गया है टू प्रमोट एजुकेशन एंड रिसर्च इन लॉ। दिस इज द मेन टास्क। और इसकी फंडिंग मिश्रा जी कहाँ से होती है? फेडरल गवर्नमेंट करती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है, या बार काउंसिल भी कुछ उसमें हेल्प करती है? और फीस कितनी है? फीस बहुत ज्यादा तो नहीं है कि भाई एक मिडिल क्लास का बच्चा जो है अफोर्ड ही ना कर सके? नहीं, फीस इसकी थोड़ी सी ज्यादा है, मगर फिर हमारे यहाँ और भी स्कॉलरशिप की स्कीम है, तो वो हो जाता है। चूंकि ये जो यूनिवर्सिटी है ये गोवा लेजिस्लेचर ने पास करके बनाया है, तो गोवा लेजिस्लेचर की ये जो अटेम्प्ट है कि एक गोवा में वर्ल्ड क्लास लीगल एजुकेशन सेंटर बनाया जाए, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया और गोवा गवर्नमेंट ने मिलकर के ये सपने को साकार किया। तो अब चूंकि ये सेल्फ फंडेड है, गवर्नमेंट से कोई इनका हम लोग यूनिवर्सिटी लेती नहीं है उनसे असिस्टेंस फाइनेंशियल। तो शुरू में तो ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन जो अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं उनको हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं 25 to 50% के रेंज में, विच इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप। जो टैलेंटेड बच्चे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे हमारे एंट्रेंस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किए हों, तो उनको, और फिर ऐसा नहीं है कि स्कॉलरशिप उनको एक बार दी जाती है। वो जब आ जाते हैं अंदर, अगर उनको एक बार स्कॉलरशिप मिली हुई है तो फिर अगले साल से अगर उनका परफॉर्मेंस इंटरनल एग्जाम्स में भी यूनिवर्सिटी के अच्छा है तो वो स्कॉलरशिप उनकी कंटिन्यू रहती है। तो दिस इज व्हाट इट इज। और गोवा ये गवर्नमेंट, बिकॉज नो इंस्टीट्यूशन कैन कॉल इटसेल्फ अ यूनिवर्सिटी अनलेस अंटिल देयर इज अ स्टैट्यूटरी फोर्स बिहाइंड इट। तो जो स्टैट्यूट पास हुआ है आइलर को बनाने के लिए, वो गोवा स्टेट ने पास किया है। तो इट्स बेसिकली गोवा स्टेट्स एक्ट, पार्लियामेंट के लॉ से नहीं बना है बल्कि गोवा लेजिस्लेचर के लॉ से बना है। तो गोवा की आप कह लें यूनिवर्सिटी है, बट इनका सारा जो
एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बीसीआई की पर्ल फर्स्ट करके, यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर्ल फर्स्ट करके एक ट्रस्ट है, वो इसको देखते हैं और उसमें बीसीआई भी जितनी पॉसिबल हो सकती है फंडिंग में वो हेल्प कर रहे हैं। इनिशियल जो सीड मनी है वो बीसीआई की पर्ल फर्स्ट ने ही दिया है जी। अच्छा, अब हम आते हैं कश्मीर इशू के ऊपर। मेरे प्रोफेसर थे कायद आज़म यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर एजाज हुसैन, उन्होंने पीएचडी की थी फ्रांस से। उनकी किताब है कश्मीर डिस्प्यूट एंड इंटरनेशनल लॉ पर्सपेक्टिव। इंडिया से मेरे एक दोस्त सानी जी आए हुए थे, उनके पेरेंट्स सरगोदा से ताल्लुक़ रखते थे, तो पार्टीशन के वक्त वो उधर चले गए। तो वो किताब को देख के कहने लगे कि इससे भी मोटी किताब इंडिया के एक स्कॉलर ने लिखी है। तो आप भी किताब लिख रहे हैं कश्मीर पे, और वो भी इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव से होगी, तो कुछ आर्टिकल्स भी आपने लिखे हैं। तो क्या है अब तक की फाइंडिंग, क्या है, और आपकी बुक कब तक आ रही है? मेरी बुक के तो 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 3 और कंप्लीट करने हैं, उसके पहले कुछ और भी काम आगे डिले हो रही है, बट 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए, बुक मेरे ख्याल से अगले साल तक आ जानी चाहिए, क्योंकि 3-4-5 महीना तो एडिटर्स के पास ही लग जाता है, तो दिस इज माय एंटिसिपेटेड टाइम। जो बुक का प्रीमाइस है, मेरी बुक का प्रीमाइस वो कश्मीरी स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, इसको समझने का प्रयास किया गया कि व्हाट एग्जैक्टली वाज प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, इसकी लीगल वैल्यू क्या है, इसकी इंटरनेशनल लीगल मीनिंग क्या है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मीनिंग क्या है। इन्हीं के ऊपर इसके ऊपर डेलिब्रेशन दिया गया है कि कैसे सेल्फ डिटर्मिनेशन को एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया गया, और ये क्या कंट्रीब्यूट करता है डीकोलोनाइजेशन में और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस में। दैट इज द आइडिया ऑफ द बुक। अच्छा, पॉलिटिक्स भी लॉ के साथ ही जुड़ी हुई है, तो उसमें हमारे यहाँ बहुत मशहूर एक कोटेशन है जिन्ना साहब की कि कश्मीर जो है ना वो जगुलर वेन है या शाह रग है पाकिस्तान की। और उनका एक और मशहूर कोट भी है एजी नूरानी ने, जो सबसे बड़ी किताब लिखी है कश्मीर इशू पे, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कराची ने भी पब्लिश की 2014 में। बेसिकली तो वो उनके पुराने आर्टिकल्स की कंपिलेशन है, लेकिन वो सबसे बड़ी किताब मेरे ख्याल में इस वक्त कश्मीर इशू पे है। उसमें उन्होंने जिन्ना साहब को कोट किया है कि कश्मीर विल फॉल इनटू आवर लैप लाइक अ राइप फ्रूट। तो आपके ख्याल में जिन्ना साहब के पर्सपेक्टिव से क्या वेयर डिड थिंग्स गो रॉन्ग? और फिर एक और भी कोटेशन उसमें है कि माउंटबेटन जब लाहौर आए 1 नवंबर 1947 को, तो उन्होंने प्लेबिसेट ऑफर किया जिन्ना साहब को कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद दक्कन में, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। और पाकिस्तान में कुछ लोगों ने इस किताब को रिव्यू भी किया है, और किसी ने बेसिकली डिस्प्यूट नहीं किया इस बात को कि उन्होंने ये कोई खुद से तारीख घड़ ली है, ही इज मेकिंग अप हिस्ट्री, ऐसी बात नहीं है। तो आप कैसे देखते हैं इन स्टेटमेंट्स को? देखिए, इन स्टेटमेंट्स को तो कंटेम्प्ररी जो उस समय का, जिसे हम कहते हैं हिथर्टो, जो भी चीजें अकर कर रही थी, सिचुएशन डे टू डे पे इवोल्व कर रही थी, बिकॉज कि अगर इसको ऐसे देखा जाए तो मिस्टर जिन्ना 1940 तक तो ये इमेजिन भी नहीं करते थे कि पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनेगी है सच। तो वो तो एक ऑटोनॉमस रीजन की डिमांड कर रहे थे विद मोर एक्स्ट्रा लीगल पावर, उस टाइप कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, उसकी डिमांड कर रहे थे। तो चीजें धीरे 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 होती चली गई, और फिर वो कश्मीर समहाउ बिकेम वन ऑफ द बोन ऑफ कंटेंशन, बिकॉज कि आपने क्वेश्चन पूछा कि वेयर डिड थिंग्स गो रॉन्ग। The question is that where did it become right? When was it right? What was right about all these things? There was the seed itself was wrong. It was supposed to give you what you call a barbarous tree or a fruitless tree or a poisonous tree, rather than any tree which will give you shades, fruit, and other kind of life saving benefits out of it. So टू नेशन थ्योरी के आधार पे ये सब डिमांड किया गया ना, तो बीज इसका जो है वो टू नेशन थ्योरी है। और ये बीज जो है, इसको कश्मीर पे कोई 2000 किताबें लिख दे, उससे पहले उसको टू नेशन थ्योरी पे कम से कम 2 चैप्टर लिख के बताना पड़ेगा कि टू नेशन थ्योरी क्या है। क्योंकि क्लेम आपका तब बनेगा जब आपका राइट एग्जिस्ट करेगा। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए आपको यूएन चार्टर के ही अधीन में जाना पड़ेगा। हालांकि प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ह्यूमन राइट्स के ट्रीटीज में, आईसीसीपीआर में भी बाद में डेवलप हुआ, लेकिन आईसीसीपीआर, आईसीएससीआर में, लेकिन चूंकि जब ये इंडिया पाकिस्तान का मैटर था उस समय तो सिर्फ यूएन चार्टर ही एग्जिस्ट करता था, आईसीसीपीआर और आईसीएससीआर तो बाद में आए।
तो क्वेश्चन ये है कि क्या टू नेशन थ्योरी की एप्लीकेशन हो सकती है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन? आई एम नॉट सेइंग राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन. One need to understand principle of self determination, then only there will be a right to determination, because self determination जो है उसको दिया गया था in the context of decolonization. आप डीकॉलोनाइजेशन के बिना सेल्फ डिटर्मिनेशन, यूएन चार्टर के अंदर के सेल्फ डिटर्मिनेशन, बिकॉज सेल्फ डिटर्मिनेशन को भी जिन लोगों ने पढ़ा है, जो स्कॉलर्स ने, वो उसके तीन या दो कह ले, यहाँ पे सिंपल करते हैं, दो उसके एस्पेक्ट दिए हैं: internal aspect of self determination and external aspect of the self determination. An internal aspect of self determination is constitutional governance. जब आप वोट देने जाते हैं तो आप सेल्फ डिटर्मिनेशन की प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे होते हैं कि हमको इससे नहीं, इससे गवर्न होना है. जो सेल्फ डिटर्मिनेशन ऐसा जिसको कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन या क्रिएशन ऑफ स्टेट एंड इंटरनेशनल लॉ थ्रू द विल ऑफ द पीपल की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डीकॉलोनाइजेशन के सेंस में थी. जैसे ब्रिटेन के लोग अपनी क्वीन से अलग होकर के नए कंट्री की डिमांड नहीं कर सकते थे. तो सेल्फ डिटर्मिनेशन को प्रूव करने के लिए आपको जो दो चीजें चाहिए थी, वो चाहिए था नंबर वन कि आपके पास राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन हो यूएन चार्टर के अंदर में, और दूसरी चीज कि आपके लिए वो रिक्विजिट एलिमेंट हो जो कि जिस ग्रुप को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जा सकता है. जो रिलेवेंट चैप्टर, जो अगर आप कहें तो जो रिलेवेंट सेक्शन है यूएन चार्टर का, वो आपको मिलता है आर्टिकल 55 में, आर्टिकल 73 में, और इवन प्रीएम्बल में भी आपको इसके बारे में मिल जाएगा जो प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है. तो मेन फंडामेंटल आएगा जो कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 55 और आर्टिकल 73. ये जो है वो दिया गया है यूएन चार्टर में. जो प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है ये उनको दिया गया है जो नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज है. यदि आप हो सके सर तो मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रहा हूं, आप उसको स्क्रीन पे दिखा दें तो आपके दर्शक भी इसको देख सकेंगे. ये यूएन चार्टर है सर. आर्टिकल 1 यूएन चार्टर का कहता है पर्पस ऑफ द यूएन चार्टर. ठीक है. तो पर्पस ऑफ द यूएन चार्टर में आप देखेंगे तो इसका जो आर्टिकल 1 क्लॉज 2 है वो कहता है टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशन बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल राइट्स एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल्स. ठीक है. यानी कि टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस, टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशन. दो लड़ाई ना हो नेशंस के बीच में, इसके लिए इक्वल ह्यूमन राइट्स और प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया. यानी कि एक नेशन दूसरे नेशन के ऊपर गालिब ना आ जाए, उसको अपना गुलाम ना बना ले, ये कॉन्सेप्ट था. तो कौन सा नेशन, कौन नेशन किस नेशन के साथ रहना चाहता है, ये उसके लोग डिटरमाइन करेंगे. इसी को सेल्फ डिटर्मिनेशन कहा गया. सेल्फ डिटर्मिनेशन का अगर आप एकदम बहुत ज्यादा लीगल कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो उसका एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट तो ये कि एक इंडिविजुअल क्या इतना फ्री है कि वो जो चाहे वो सेल्फ डिटरमाइन कर सके. Am I free to self determine whatever I want to do? Is it possible? जो मेरे मन में आए वो मैं कर दूं, वो संभव नहीं है. तो प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन और राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दो अलग अलग चीजें हैं. जब आप प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को समझेंगे तभी आप राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को समझेंगे. मिश्रा जी ये बताइएगा कि जैसे क्वेबेक में, कनाडा का एक प्रोविंस है फ्रेंच स्पीकिंग, बाकी तो कनाडा आपको पता है अंग्रेजी बोलता है, तो वहां पे एक सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट मौजूद रहा है. तो वहां पे उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हें कोई राइट नहीं है, उन्होंने कहा अच्छा डेमोक्रेटिक तरीका है, हम वहां पे एक रेफरेंडम करवा देते हैं या प्लेबिसिट करवा देते हैं. इसी तरह से स्कॉटलैंड में हुआ, और बास्क जो है स्पेन का जो रीजन है उसमें भी एक सेंटिमेंट पाया जाता है सेपरेटिज्म का. तो क्या अब गवर्नमेंट्स ये कह सकती हैं कि भाई नहीं, नो सेपरेटिज्म, वी विल क्रश इट विद ब्रूट फोर्स? क्या करें अब अगर कहीं एक सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट है, हाउ शुड द गवर्नमेंट्स डील विद इट? वही जो मैं यूएन चार्टर पे आऊंगा फिर से, पहले मैं बता दूं आपको, सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट अगर रिलीजन के ग्राउंड पे है, किस ग्राउंड पे वो देखना पड़ेगा. क्योंकि ऐसे तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस हैं इनको, बिकॉज की कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का मतलब ही होता है नेशनल गवर्नेंस. आप यूरोप के सेंस में जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है नेशन स्टेट. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ टूल ऑफ अ नेशन टू पॉलिटिकली गवर्न इटसेल्फ. ठीक है ना.
तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के बाद भी अगर उसमें कोई अपने आप को रिलीजन के बेसिस पे वो कर रहा है नेशन का क्लेम, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत ही होती है जब आप सेक्युलराइजेशन करते हो, विच मींस यू सिंपली टेक अवे पॉलिटिकल पावर फ्रॉम द रिलीजन, और आप उसके उस पॉलिटिकल पावर जो कि आपने रिलीजन में से निकाला है कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करते हो। तो यदि मान लीजिए कोई आदमी, ये कोई ग्रुप कह रहा है चूंकि हमारा रिलीजन अलग है और उस रिलीजन को ही हम नेशन मान रहे हैं, तो ये फ्लॉड आर्ग्यूमेंट होगा। मगर अगर आपका नेशन है, जिस नेशन के अंदर में आप रह रहे हो, आप अगर कॉलोनाइजेशनल स्टेटस में हो, तो आपका जो क्लेम है वो उसको एंटरटेन किया जाएगा। उसके लिए आपको जनरल असेंबली का रिजोल्यूशन 1514 देखना पड़ेगा। 2 रिजोल्यूशन है डीकॉलोनाइजेशन के ऊपर, अगर आप बोलेंगे तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं फॉर योर क्या कहते हैं, दर्शकों के लिए। मैंने अपने आर्टिकल में इसको कोट किया था दोनों को। तो एक तो 1514 है, आप बोलिए तो मैं उसको दिखा देता हूं कि डीकॉलोनाइजेशन होता क्या है। ब्रीफली बता दीजिए, वैसे बता दीजिए। तो डीकॉलोनाइजेशन के लिए ये आपको प्रूव करना होता है। ये तो यूएन चार्टर है, आप इस यूएन चार्टर के अगर उसमें जाएं, मैं आपको आर्टिकल 55 में ले चलता हूं सीधे। ये देखिए, सॉरी आर्टिकल 73 पे, ये देखिए, ये है डिक्लेरेशन रिगार्डिंग नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज। तो लोग, पीपल और टेरिटरी के बीच का होना चाहिए। आर्टिकल 73 फॉल्स इन द चैप्टर 11 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर विच इज रिगार्डिंग नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज। यदि आप उस टेरिटरी के लोग हो जिस टेरिटरी पे आपकी गवर्नमेंट नहीं चल रही बल्कि किसी और की गवर्नमेंट चल रही है, तो आप नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज के उसमें आ जाओगे, यानी डीकॉलोनाइजेशन के उसमें आ जाओगे। सो लोगों को हक नहीं है, हक उन टेरिटरीज को है जो कॉलोनाइज्ड है। और कॉलोनाइजेशन को डिटरमाइन करने का जो तरीका है, आपको ये समझना पड़ेगा, वो ये है कि भाई हाउ टू डिटरमाइन कि भाई समवन आर कॉलोनाइज्ड, इसका कोई तो तरीका होगा। तो उसके लिए उन्होंने यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली का रिजोल्यूशन है, उस रिजोल्यूशन को उन्होंने उसमें ये कहा था कि जो होस्ट स्टेट है और जो नॉन होस्ट स्टेट है, उसके बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए सब्जुगेशन का और नॉन सब्जुगेशन का। आप समझ रहे हैं? अगर आप नॉन सब्जुगेटेड लोग हैं, तो जैसे मैं आपको पढ़, ये भी लीजिए, मैं आपको ये शेयर करें, तो आप इसको दिखा दीजिए। ये है जनरल असेंबली रिजोल्यूशन 1514, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा लोगों को। जी दिख रहा। अब ये जनरल रिजोल्यूशन असेंबली का रिजोल्यूशन 158 डिक्लेयर्स क्या, द सब्जेक्शन ऑफ पीपल्स टू एलियन सब्जुगेशन, domination and exploitation constitutes a denial of fundamental human right। ठीक है ना? All peoples have the right to self-determination, by virtue of that right they are freely determine their political status। तो आपको क्या होना पड़ेगा, subjection of peoples to alien subjugation। आपका जो आप किसी के अंडर में हो, वो क्यों हो, क्योंकि कोई एलियन है जो आपको सब्जुगेट कर रहा है, आपके ऊपर डोमिनेट कर रहा है और एक्सप्लॉइट कर रहा है। तीनों एक साथ होने चाहिए, अलग अलग नहीं है। That means that so the nation should claim that it is subjugated, it is dominated and exploited। अब अगर आपका क्लेम रिलीजन के बेसिस पे है कि वी हैव नीदर बीन सब्जेक्टेड नॉर डोमिनेटेड नॉर जिसे कह लीजिए एक्सप्लॉइटेड, but the distinction is based on my identity deriving from the religion, वो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया सेक्युलराइजेशन के रिजल्ट में ही कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस आया है। आप सेक्युलराइजेशन बंद कर देंगे और रिलीजियस बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस को वैलिड ही नहीं माना जाएगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ ऑक्सिमोरॉनिक पॉलिटिकल स्टेटमेंट। आप कह रहे हो इस्लामिक भी हो रिपब्लिक भी हो, ये दोनों संभव ही नहीं हो सकते। अगर आप इस्लामिक हो तो आप रिपब्लिक नहीं हो सकते, और अगर आप रिपब्लिक हो तो आप इस्लामिक नहीं हो सकते। अच्छा जी, 3-4 मुल्क ऐसे हैं जो अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक कहते हैं। पाकिस्तान इज नॉट अलोन। ईरान भी कहता है कि हम, ईरान भी है, फिर मौरितानिया है, अफ्रीका में एक कंट्री है छोटा सा। तो अब कैसे कह सकते हैं कि जी इस्लामिक और रिपब्लिक इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? अब मैंने ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देखा, मैं जरूर देखूंगा। देखिए क्यों नहीं हो सकता, मैं बता दूं आपको। आप यदि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस इज द फिलॉसफी, इज द रिजल्ट ऑफ द फिलॉसफी ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी।
सोर्स ऑफ द सोर्स जिसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको पता है कजाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मैं आपको दिखाता हूं, और उससे आपको आपके दर्शकों को चीजें जो है वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है ना, क्योंकि वो जो मैं कहना चाहता हूं उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का देखना बहुत जरूरी है। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखिए, ये मैंने आपके सामने कजाक कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 1995 बना है वो बना दिया। वी द पीपल ऑफ कजाकिस्तान, आपको पता है कजाकिस्तान में 85% लोग इस्लामिक फेथ को फॉलो करते हैं, ठीक है ना सर। वी द पीपल ऑफ कजाकिस्तान यूनाइटेड बाय कॉमन हिस्टोरिक फेथ क्रिएटिंग स्टेट ऑफ इंडिजीनियस कजाक लैंड कंसिडरिंग आवरसेल्व्स पीस लविंग ब्ला ब्ला ब्ला। अब इनका आर्टिकल 3 देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कह रहे हैं द पीपल शैल बी द ओनली सोर्स ऑफ द पावर। ये मैंने हाईलाइट कर दिया। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो ये कह रहा है कि सोर्स ऑफ पावर लोग ना होकर के कोई गॉड है और गॉड के थ्रू हम उसके बिहाफ पे वो कर रहे हैं सोर्स ऑफ पावर, तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस नहीं कर सकता। क्योंकि गॉड ने इलेक्शन की व्यवस्था इस तरीके की नहीं दी है, और इलेक्शन को डेमोक्रेसी समझना दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता है। डेमोक्रेसी इलेक्शन का नाम नहीं है, डेमोक्रेसी फ्री सोसाइटी का नाम है। डेमोक्रेसी के लिए 5-6 प्री कंडीशन है, जिसके लिए आप पढ़ ले। उसकी किताब इमैनुअल कैंट की किताब है द फिलोसॉफिकल स्केच परपेचुअल पीस, द फिलोसॉफिकल स्केच ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। उस किताब में जब तक आप रिपब्लिक आप तब बनोगे जब आप राजशाही से अलग हो जाओगे, क्योंकि राजशाही जो है वो ब्लू ब्लड को और नॉन ब्लू ब्लड को कॉमनर और नॉन कॉमनर करता है। रूल ऑफ लॉ नहीं होता वहां पे। रूल ऑफ लॉ जो है सबको इक्वल बना देता है, सबको। अब यदि आप ये कह रहे हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल की वैलिडिटी डिराइव होती है कुरान से, तो कुरान में सब तो इक्वल नहीं है सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। मैं तो कुरान में, मैं चूंकि मुशरिक हूं तो मैं कुरान के हिसाब से इक्वल नहीं हूं। तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की जो फाउंडेशनल जो ईंट है उसको डाले बिना आप कह रहे हो कि हम इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट बनाएंगे और उस गवर्नमेंट के थ्रू हम इस्लाम का रूल नाफिज करेंगे। दिस इज नथिंग बट फ्रॉड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। रूल ऑफ लॉ लाने के लिए 5-6 कंडीशन तो लाने पड़ेंगे आपको। एब्सोल्यूट इक्वलिटी बिटवीन ह्यूमन बीइंग, द रूलर्स एंड द रूल्ड, ऑल हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ऑल इक्वल। उसके बाद जो दूसरी उसमें रिक्वायरमेंट होता है कि लोग जो हैं उनको आप प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। लोगों को न तो बेचा जा सकता है, न तो खरीदा जा सकता है, न तो गिफ्ट किया जा सकता है। जैसे इंडिया में बॉम्बे की टेरिटरी पुर्तगाल ने गिफ्ट में दे दी थी किसी राजा के साथ, मैं भूल गया, डैनिश राजा थे या डेनमार्क के थे, मैं भूल गया। उनके शादी हुई, उन्होंने गिफ्ट में दे दिया कि ले जाओ मुंबई। यानी लोग सोए थे अपने आप को इंडियन समझ के, सुबह उठे तो पता चला वो डैनिश हो गए हैं या डेनमार्क के बीच कहीं पे थे, मैं वो फैक्ट बार बार भूल जाता हूं। पॉइंट ये है कि जब आप रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जाते हो तो फिर लोग मालिक हो जाते हैं, हर आदमी अपने आप में डिविनिटी हो जाता है। ये दोनों फ्रॉड नहीं चल सकते साथ में। आप कहो कि बाकी जी जी। अच्छा मिश्रा जी, इसका मतलब है कि कश्मीर के ऊपर जो प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो अप्लाई नहीं होता आपके ख्याल नहीं से? होता, तो बिकॉज फिर क्या कश्मीर बलूचिस्तान पे वो अप्लाई होता है? जी, बलूचिस्तान पे बिल्कुल अप्लाई होता है वो, बिकॉज कि बलूचिस्तान का सिचुएशन, देखिए मैंने कहा कि बलूचिस्तान के जो पूरे लोग हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन बट बिकॉज बीइंग ऑफ बलोच, और उनकी जो गवर्नमेंट थी, उनकी जो क्या नाम था वो, कलात थे, राजा ऑफ कलात, या मैं नाम भूल रहा हूं, वो एक अलग प्रिंसली स्टेट थी, या वो इंडिपेंडेंट हासिल कर चुकी थी पहले। वो बाद में अपने फोर्स के थ्रू वो किया, उसको अपने में मिलाया। बलूचिस्तान की जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है वो रिलीजन के आधार पे नहीं है। वो कह रहे कि वी आर बलोच, और बलोच आर डिफरेंट फ्रॉम पंजाबीज, बलोच आर डिफरेंट फ्रॉम द सिंधीज एंड डिफरेंट फ्रॉम पश्तो, और हमारी आइडेंटिटी अलग है, हमारा कल्चर अलग है। आप हमारे रिसोर्सेज का उपयोग कर रहे हो, दुरुपयोग कर रहे हो, आप हमारे ऊपर नाजायज काबिज हुए हो। तो क्वेश्चन ये है कि अगर डिटरमाइन करना है एप्लीकेशन, तो 2 प्रिंसिपल लगेंगे हमको ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि वेदर बलोचिस्तान विल बी सब्जेक्टेड टू द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन अंडर आर्टिकल 73 ऑफ द यूएन चार्टर और नॉट। नंबर 1 कि क्या वो सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है। सारा बलूचिस्तान का मूवमेंट कब से कह रहा है कि ये सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी नहीं है, आपने फोर्स के थ्रू क्या नाम है, वेपन के थ्रू जो है आपने हमारे ऊपर कब्जा किया अटैक करके, ठीक है। देखिए मिश्रा जी, उसमें ये फिर ये बात, मिश्रा जी इसमें फिर ये भी बात आती है ना कि वहां पे सिर्फ बलोच नहीं रहते, बहुत सारे पश्तून भी वहां रहते हैं, और बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स आज पाकिस्तान का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है,
अनवारुल हक काकड़। उससे पहले भी जफरुल्लाह जमाली पाकिस्तान के वजीर आजम रह चुके हैं और वो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते थे। बलूचिस्तान का जो चीफ मिनिस्टर होता है, जो गवर्नर होता है, वो अक्सर व बेशतर वहीं से होते हैं ना। चीफ मिनिस्टर तो हमेशा से वहीं से होता है, तो गवर्नर भी अक्सर वहीं से होता है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि ये सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी नहीं है? वो बलूच पीपल की साइक को तो नहीं रेस्पेक्ट करते ना। अगर बलूच मान लीजिए जैसे मोहम्मद अली जिन्ना थे, क्या वो भारत के सारे मुसलमान टू नेशन थ्योरी को मान रहे थे? नहीं मान रहे थे। पॉइंट ये है कि क्या बलोच अगर ये मांग कर रहे हैं, वहां पे कोई भी रहता हो, उससे जब इंडिया में तो अंग्रेज भी रहते थे, मगर हमारी तो जो सेल्फ डिटर्मिनेशन की डिमांड थी वो तो थी ही अंग्रेजों के अगेंस्ट में। उनकी तो डिमांड ही यही है कि बलोच और पंजाबी या पश्तून और पंजाबी यहाँ क्यों रह रहे हैं, और अगर रह रहे हैं तो वो हमारे लॉ के अंडर में रहे। इस रिसोर्सेज पे हमारा आपको भाई इससे ज्यादा डीकोलोनाइजेशन से क्या मिलेगा आपको, या ये सेल्फ गवर्नेंस से क्या मिलेगा? भाई पॉलिटिकल पावर मिलेगा कि आप अपने जो अफेयर्स हैं अपने हिसाब से चलाएं। तो आप ये कह रहे हो, वो अपने आप को कह रहे हैं कि हम बलोच नेशन है, हम पाकिस्तान तो एक नेशन नहीं है। पहली बात, पाकिस्तान तो कोई नेशन नहीं है ना। पाकिस्तान का मतलब तो ये आज भी पाकिस्तान के उसमें ये दिखाया गया आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि भैया हम तो इस्लामिक लोग हैं। और बड़े मजे की बात है सर, बड़े मजे की बात मैंने और भी जगह कहा था, आपके यहाँ भी कह दूं मैं, अपनो आर्टिकल 1 ऑफ अगर कभी हो सके तो यूएई का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए। यूएई का अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 पढ़ लें, बड़ी मजेदार सी चीज मिलेगी आपको। पता है कि आपके जो वो पासपोर्ट है उसकी रैंकिंग आज की डेट में नीचे से फर्स्ट है, और यूएई की कॉन्स्टिट्यूशन की रैंकिंग पता है सर आपको? पासपोर्ट की, यूएई का पासपोर्ट दुनिया में नंबर 1 का पासपोर्ट है, ठीक है ना। अब मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, ये लीजिए, ये है यूएई का कॉन्स्टिट्यूशन सर, ठीक है। अब यूएई के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 ये है सर, द यूनाइटेड अरब एमिरेट इज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन फेडरल स्टेट एंड इज रेफर्ड टू हियर आफ्टर इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज द यूनियन। द यूनियन शैल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एमिरेट्स: अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमन, उम क्वा, फुजैरवा, रस अल खमिया, ब्ला ब्ला। अच्छा, ये लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है। एनी अदर इंडिपेंडेंट अरब कंट्री में ज्वाइन प्रोवाइडेड, जो भी है। तो वो कह रहे कोई और भी हमारे यहाँ बढ़ जाए, उसको आप बना लो यूएई। आप अगर कह रहे हो कि हम तो मुस्लिम कंट्री हैं, अभी कल ही आपके यहाँ बयान आया कि हमारा सिविलाइजेशन अलग है, कल्चर अलग है, ट्रेडिशन अलग है, हम लोग ही अलग है। कौन हो ये नहीं बता रहे हो, कह रहे हो अलग है हम। चलो ठीक है, बिना बताए ये बताए कि हम कौन है, हम अलग तो हैं। तो चले भाई, मान लें अगर आप इस्लामिक है तो इस्लाम का तो एक ही कल्चर और सिविलाइजेशन, वो तो अरबी से आता है। तुर्कों का, हालांकि ये अलग बात है कि आप तुर्कों के इस्लाम को अपना इस्लाम बनाए बैठे हो, वो एक अलग बात है, मगर आप तुर्की भी नहीं हो। क्योंकि मैं जब मैं सेंट्रल एशिया में था तो मुझे पता चला कि तुर्क लोग घोड़ा बड़े प्यार से खाते हैं। और हमारे यहाँ मुगलई फौजन को बताया गया कि इंडिया को सिविलाइजेशन मुगलों ने दिया, चूंकि हमें खाना बनाने का तरीका मुगल बता के गए। तो मैंने कहा यार ये कैसा खाने बनाने का तरीका बताया, इसमें घोड़ा नहीं बना रहे। और वहां मैं जिस रेस्टोरेंट में जाऊं, घोड़ा एज अ डेलिकेसी प्रस्तुत करे। मैं जहां जाऊं मुझे घोड़े का दूध पिलाने के ऊपर वो लोग वो हो गए थे। एक बार तो मुझे घोड़े के दूध से बनाई हुई कौन सी टॉफी थी मेरे मुंह में डलवा दी, जिसको खाने के समय मेरे कान लाल हो गए थे, मुझे आज भी याद है। आप यहाँ पे तो नहीं चल रहा वो खाना का पूरा वो खाना। अगर आप वो सिविलाइजेशन तो आपकी टर्किश सिविलाइजेशन तो नहीं है, तो इस्लामिक सिविलाइजेशन तो भाई एक ही होती है, अरबिक सिविलाइजेशन। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में चीख चीख के कह रहा है यूएई वाला कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं अगर आप अरब नेशन हो। आप कह रहे हो कि हमारी इस्लामिक सिविलाइजेशन है, तो अरबिक, क्या इस्लामिक सिविलाइजेशन अरबिक सिविलाइजेशन से अलग हो सकती है? आपके हिसाब से नहीं हो सकती। आप एक एप्लीकेशन डाल दो आर्टिकल 1 के अंडर में, जी हम बनना चाहते हैं, आपका ये जो 8वां प्रोविंस है हमको बना ले, पाकिस्तान को। क्या वो बनाएंगे? वो नहीं बनाएंगे आपको। क्यों? क्योंकि वो आपको उस नेशन का हिस्सा नहीं मानोगे। सेम थिंग, बलूचिस्तान आपके अंदर जरूर है, आप उसको इस्लाम के थ्रू रूल करना चाह रहे हो। आपका ओनली क्लेम है कि चूंकि बलूच मुसलमान है तो वो हमारे अंडर में है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। वो नहीं है, वो अपने आप को नेशन देख रहे हैं। जैसे अरबी अपने आप को मुसलमान नहीं देखता, वो अरब कह रहा है, वी आर प्राउड अरब्स। उसने लिखा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, नहीं लिखा कि हम इस्लामिक रिपब्लिक और ये है, उसने लिखा वी आर सोवरेन सोसाइटी। उन्होंने ये, उनका कॉन्स्टिट्यूशन जिसने ड्राफ्ट किया वो आदमी अकल वाला था। आप अगर यूएई के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े तो वो ये नहीं, वो कहता है इंडिपेंडेंट सॉवरेन फेडरल स्टेट। वो नहीं कह रहा है कि इंडिपेंडेंट सॉवरेन इस्लामिक स्टेट, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम इस्लामिक बनाएंगे तो उसकी कई और प्रॉब्लम होगी। और जिस तरीके का समाज, जो हालांकि उनका लॉ में वही है, जो शरिया लॉ ही उनका लॉ है, इस्लामिक स्टेट रिलीजन है, मगर वो अरब स्टेट कह रहे हैं, वो यूनाइटेड इस्लामिक एमिरेट नहीं कह रहे हैं। देयर नीड्स टू बी अ लेसन लर्न फ्रॉम दिस। तो पॉइंट ये है कि बलोच एक नेशन है, पाकिस्तान एक नेशन नहीं है।
पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल इमेजिनरी कंस्ट्रक्ट है जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और पाकिस्तान जब तक रहेगा वो सारे वो उसके अंडर में जितनी भी कम्युनिटियां हैं सब सबजुगेटेड हैं, सब एक्सप्लॉइटेड हैं और सब डोमिनेटेड है। क्योंकि सबके ऊपर ये कहा जा रहा है कि तुम अपनी अपनी कौमियत को मार डालो। आर्टिकल 251 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रीड विद आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेजेंट्स अ वेरी फनी स्टेट ऑफ अफेयर्स। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में शरीयत कोर्ट भी है और शरीयत कोर्ट है और इस्लामिक काउंसिल है। इस्लामिक काउंसिल का काम यह है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर में कि लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान यानी मजलिस शुरा जो लॉ बनाएगा वो इस्लामिक है कि नहीं इसको वो डिसाइड करेगा। तो भाई वो लॉ बनाने का पावर ही क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन बिकम द सुप्रीम लॉ ऑफ द डॉक्यूमेंट, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो हमारी वेद को अमेंड करने का पावर रखता है, जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है। आपके यहाँ पे ये है कि कोई शरिया काउंसिल है, कोई इस्लामिक काउंसिल है, वो पार्लियामेंट के पावर को रिव्यू करेगा। तो कोई भी आदमी जिसको इस्लामिक काउंसिल में जगह नहीं मिली, उसका क्लेम है कि हम इस्लाम जानते हैं, वो कहेगा ऐसे लॉ को तो मैं अपने पैरों की जूती में रखता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली सारे लॉ को तो इस्लामिक लॉ के अंडर में आना है। और मुझसे अच्छा इस्लाम कौन जानता है? जिसने 1.5 ईंट की मस्जिद बना ली वो अपने आप में स्टेट हो गया। तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन चीख चीख के इस नॉन स्टेट एक्टर्स क्रिएट करता है। आर्टिकल, मैं लास्ट बात कह दूं, आर्टिकल 251 और 31 को देख लीजिए, जिससे ये प्रूव होता है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन सारी कौमियतों को दबाता है और उनको अपने अंदर में रखता है। आर्टिकल 31 कहता है पूरे पाकिस्तान को, हम जो मुस्लिम्स हैं पाकिस्तान के, उनको भैया इस्लामिक मॉरलिटी से चलाएंगे। इस्लामिक मोरालिटी कैसे आएगा? तो उसके लिए अरबी सिखाएंगे सबको, ताकि वो कुरानिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ समझे, नॉट दी ह्यूमैनिटी का अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। अगर आप कहेंगे तो मैं 31 पढ़ दूंगा, कुरानिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ वो सीखे, और उसके लिए उनको अरबी सिखाना जरूरी है। मोहम्मद अली जिन्ना साहब कहते हैं उर्दू सीखो मुसलमान बनने के लिए। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन अब एक कदम आगे चली गई है, कह रही है कि भैया हम कुरान वो अरबी सिखाएंगे। अच्छा, कल मुझसे बड़ा अच्छा कहीं पर डिस्कशन होता है, उन्होंने कहा कि भाई मदरसे प्रॉब्लम है। अब आपके यहाँ पे जब ये है कि हर यूनिवर्सिटी को कुरान सिखाना है और हर यूनिवर्सिटी को अरबी सिखाना है, तो टेक्निकली हर यूनिवर्सिटी मदरसा है। और जब इसी तरीके हर लॉ जो है आपके यहाँ पे वो कुरान सम्मत होना है, तो टेक्निकली आपका मजलिस शुरा भी मदरसा ही है, क्योंकि उसके ऊपर वो जा नहीं सकता, क्योंकि मदरसे की टीचिंग से बियॉन्ड लॉ बनाए ही नहीं जा सकते। तो आप मदरसे बंद भी कर दो तो आपका बाकी सारा इंस्टीट्यूशन अपने आप धीरे धीरे मदरसे के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो लास्ट थिंग, 251 क्या कहता है आपका? उर्दू इज द नेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश इज द नेशनल लैंग्वेज, और जो कोई चाहे तो अपनी कौमियत वाली लैंग्वेज को भी प्रमोट कर सकता है। तो सर कौन सी आपकी लैंग्वेज है? 4 है आपके पास, अरबिक, उर्दू, इंग्लिश और लोकल कौमियत लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज से वो पढ़े कि वो मुसलमान बन जाए, ये बता दिए सर। अच्छा, आपने जो बात की कि सभी लोग जो हैं वो सब्जुगेटेड हैं, तो क्या पंजाब भी सब्जुगेटेड है, खैबर पख्तूनख्वा भी सब्जुगेटेड है, बलोचिस्तान और सिंध भी? तो फिर सब्जुगेट कर कौन रहा है उन सबको?